हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी विदाउट क्लटर की न्यूज़पेपर से प्रश्न पत्र तक की सीरीज में। हमारा मेन टारगेट है आपको न्यूज़पेपर से वो सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस कवर करवाना जो आप मेंस में यूज कर सको, जिनका यूज करके आप प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुंच सको। सो विदाउट गेटिंग डिले स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट न्यूज़ क्या कहती है? एनजीटी क्लियर्स 92,000 करोड़ ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। देखो, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने 2023 से चल रहे एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, उसे क्लियर दे दिया है, उसको परमिशन दे दी है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ग्रेट निकोबार, दैट मीन्स अंडमान एंड निकोबार पूरा कवर करना। ठीक है, उसके बाद ये जो प्रोजेक्ट है ये किस चीज की बात कर रहा है? ठीक है, तो अगर हम पहले बेसिक्स में चले, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की जियोग्राफी को समझें, तो ये एक इंडिया का आइलैंड ग्रुप है जिसमें अप्रॉक्स 576 आइलैंड्स हैं, मेजरली 37 जिसमें से इनहेबिटेटेड है। ठीक है, ये फैक्ट्स हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉर जनरल पर्पस। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जहां पे प्रीलिम्स मुझे ट्रैप करेगा, दैट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड किस डिग्री से सेपरेट होते हैं। देखो, ये वाटर बॉडीज है, एक बड़ी वाटर बॉडी है, पूरा बे ऑफ बंगाल रीजन हो गया। ठीक है, तो इस वाटर बॉडी में अलग अलग आइलैंड ग्रुप्स हैं। अब वो आइलैंड ग्रुप छोटे छोटे वाटर से सेपरेटेड होंगे, उनको बोला जाता है चैनल एंड डिग्रीज। सिमिलरली अंडमान एंड निकोबार जो है वो 10 डिग्री चैनल से सेपरेटेड है। याद रखना प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। एक और चैनल इंपॉर्टेंट है जो कि निकोबार और इंडोनेशिया को अलग करता है। इस चैनल का नाम है 6 डिग्री चैनल। ठीक है, जियोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा अंडमान एंड निकोबार 10 डिग्री चैनल से सेपरेट होता है, निकोबार एंड इंडोनेशिया 6 डिग्री चैनल से सेपरेट होता है। ये जो पूरा रीजन है, यहाँ पे कई सारे नेशनल रिजर्व हैं। अगर निकोबार स्पेसिफिक की मैं बात करूं तो गैलेथिया बे, कैंपबेल, ये दोनों इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क निकोबार में ही हैं। उसके बाद अगर अंडमान की बात करें तो बहुत सारे हैं, फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंडिया में दो वॉल्केनोस, एक एक्टिव जिसका नाम है बैरन आइलैंड और एक डॉर्मेंट जिसका नाम है आई थिंक उसका नाम है, यस, नारकोंडम आइलैंड। नारकोंडम आइलैंड, ये दोनों वॉल्केनोज अंडमान एंड निकोबार में सिचुएटेड हैं। बैरन आइलैंड वन एंड ओनली वन एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडिया। ठीक है, नारकोंडम इज इन डॉर्मेंट स्टेज। ठीक है, दोनों जो आइलैंड्स हैं ये अंडमान सी में लोकेटेड है। ये तो हो गई पूरी जियोग्राफी की पर्सपेक्टिव से बात। हमारी जो न्यूज आई है वो आई है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से रिलेटेड। समझते हैं। देखो, 92,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम मेजरली चार चीज बनाने की बात कर रहे हैं। एक हम बनाएंगे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एक एयरपोर्ट, पावर प्लांट और टाउनशिप। देखो, यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए समझना कि मैम ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है। देखो, जब भी कोई कार्गोस लंबी जर्नी तय कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूरोप से कोई कार्गो जा रहा है, जापान जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, या इस तरफ की कंट्रीज में जा रहा है, इट इज वेरी ऑब्वियस कि वो एक बार में तो पूरी जर्नी कवर नहीं करेगा ना, उसे किसी ना किसी पोर्ट में स्टे करना पड़ेगा रिफ्यूलिंग करने के लिए या शिप चेंज करने के लिए। तो ऐसे पोर्ट्स जिनको बड़ी जर्नी के दौरान एज अ रेस्ट यूज किया जाता है, या जिनमें जिन पोर्ट्स में हम शिप्स को बदलते हैं, उन्हें बोला जाता है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। और इंडो पैसिफिक रीजन में देखोगे, हमारे आसपास के रीजन में मेजरली एक है कोलंबो और दूसरा है सिंगापुर। ठीक है, अगर इंडिया अपनी कैपेबिलिटीज तैयार कर लेता है, इंडिया के पास अगर ऐसा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन जाता है, दैट मीन्स इंडिया विल बिकम द पार्ट ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन, एक बड़ी सप्लाई चेन में इंटीग्रेट हो जाएगा इंडिया। ठीक है, दूसरा हम बात कर रहे हैं एयरपोर्ट बनाने की। इससे क्या होगा? टूरिज्म बढ़ेगा, डिफेंस सेक्टर के लिए एक अच्छा
ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, फिर पावर प्लांट पावर जनरेशन के लिए, टाउनशिप डेवलपमेंट के लिए। तो ये पूरा जो प्रोजेक्ट है 92,000 करोड़ का, ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसकी लोकेशन देखोगे तो ये मलक्का स्ट्रेट से भी नियर बाय पड़ता है। ठीक है, निकोबार सबसे नियर बाय है मलक्का स्ट्रेट से। और इस रीजन में एनर्जी सप्लाई, ट्रेड, इन सबको कनेक्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रूट है मलक्का स्ट्रेट। दैट मीन्स इंडिया विल इंटीग्रेट इनटू द सप्लाई चेन, चाहे वो ट्रेड की बात हो, टूरिज्म की बात हो, ट्रांसशिपमेंट की बात हो। इसलिए हमारे लिए ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है इतना? कैन वी मूव टू द नेक्स्ट न्यूज? अब देखो अगली न्यूज क्या कहती है। स्टेट्स आस्क्ड टू कर्ब wheat stubble burning during harvest season। हार्वेस्टिंग के दो सीजन आते हैं, एक जिसमें वीट रहती है, दूसरी जिसमें पैडी रहती है। तो अभी वीट की स्टबल बर्निंग की जाने वाली है। बहुत इजी लैंग्वेज में समझते हैं। देखो, जो किसान होते हैं, खेती कर लेते हैं, उसके बाद जो भी रेसिडुअल पार्ट रहता है, वीट उगी, उसकी कटाई हो गई, फिर कुछ कुछ रेसिड्यूज रह जाते हैं। यूजुअली फार्मर्स उस स्टबल को, वो रेसिडुअल पार्ट को बर्न कर देते हैं ताकि दूसरी साइकिल के लिए क्रॉप को वापस से उगाया जा सके। लेकिन इससे पॉल्यूशन बहुत अधिक होता है। नेशनल कैपिटल रीजन में पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक बॉडी बनाई गई, दैट इज द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। इस बॉडी ने एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन और उसके आसपास के एडजॉइनिंग स्टेट्स, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन रीजन्स को डायरेक्शन इशू किया कि या तो आप एलिमिनेट करो या तो प्रिवेंट करो स्टबल बर्निंग को। हमारे लिए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स के लिए CAQM बॉडी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये जो भी डायरेक्शन इशू करती है, दे आर बाइंडिंग इन नेचर। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ओवरराइड करने का पावर रखती है CAQM। यहीं पर है प्रीलिम्स ट्रैप। यूपीएससी अक्सर हमें इन चीजों में फंसाता है कि क्या स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ओवरराइड कर सकती है। तो हाँ, CAQM कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है, वो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के डायरेक्शंस को ओवरराइड कर सकती है। एडजॉइनिंग एरियाज में एयर क्वालिटी को मैनेज करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए CAQM बनाई गई बॉडी। ठीक है, इतना क्लियर है? स्टबल बर्निंग समझ में आया क्या होता है? अब क्वेश्चन उठता है, मैम व्हाई फार्मर्स डू स्टबल बर्निंग? पहला चीज, इनके पास टाइम कम रहता है। कैसे? जो क्रॉप साइकिल रहती है, जैसे जैसे ही पैडी कल्टीवेट हो गया, हार्वेस्टिंग हो गई, उसके बाद वापस से उनको वीट की साइकिल में शिफ्ट होना है। तो जो टाइम विंडो है दैट इज वेरी शॉर्ट। और उस बीच अगर वो अपने खेतों को साफ करने में टाइम लगा देंगे तो उनकी ईल्ड कम हो जाएगी। ईल्ड को बढ़ाने के लिए फार्मर्स शॉर्टकट ट्रिक अपनाते हैं कि खेतों में ही आग लगा देते हैं। ठीक है, पहला चीज क्या है? टाइम की कमी के कारण स्टबल बर्निंग होती है। दूसरी, जो रेसिड्यू मैनेजमेंट की मशीनरी है, हैप्पी सीडर या हार्वेस्टर्स, इनकी प्राइस बहुत अधिक होती है। दे आर कॉस्टली विच कांट बी अफोर्ड बाय ऑल फार्मर्स। मार्जिनलाइज या जो लो इनकम वाले फार्मर्स रहते हैं, जिनके पास छोटी लैंड है, तो वो रेसिड्यू मैनेजमेंट करने वाली मशीनरी, हैप्पी सीडर वगैरह को नहीं परचेस आउट कर पाते हैं। तीसरा, लेबर की शॉर्टेज। हर किसी के पास अपना खेत है, हर कोई अपने खेत में काम करना चाहेगा। फार्मर्स को लेबर्स नहीं मिल पाते हैं जो उनकी मदद कर पाए। ठीक है, क्रॉप रेसिड्यू का मार्केट भी नहीं है। देखो, अगर आप क्रॉप रेसिड्यू से बायोमास बना रहे हो, पावर जनरेशन में मदद कर रहे हो, ब्लेंडिंग में काम कर रहे हो, तो इससे फार्मर्स को बेनिफिट मिलेगा कि वो अपने रेसिड्यू को भी जाकर के बेचना पसंद करेगा। बट क्रॉप रेसिड्यू का कोई स्टेबलाइज्ड मार्केट नहीं है, जिसकी वजह से फार्मर को मोटिवेशन नहीं मिलता है कि मुझे रेसिड्यू निकालना चाहिए या जला देना चाहिए। फिफ्थ वन इज कंबाइंड हार्वेस्टर्स लीव लार्ज रेसिड्यू। मतलब कि जो हार्वेस्टर्स रहते हैं,
अगर आप उनको यूज भी कर रहे हो बट स्टिल बड़ी मात्रा में रेसिड्यूज खेतों में ही रह जाते हैं। इसी वजह से फार्मर्स क्या प्रेफर करते हैं, टू अवॉइड दिस एंड टू जस्ट बर्न आउट द स्टबल्स। ठीक है, इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या पड़ता है? सबसे पहला मेजर, एयर पॉल्यूशन। ठीक है, स्टबल बर्निंग से पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 10, ये दोनों रिलीज होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, ऑक्सीजन सॉरी SO2 रिलीज होगी, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स रिलीज होंगे। ये दीज ऑल आर कंसीडर्ड एज द एयर पॉल्यूटेंट्स। समझ में आया? उसके बाद क्लाइमेट चेंज, ये गैसेस कैसे काम करेंगी? ग्रीन हाउस गैसेस की तरह काम करेंगी एंड दीज विल ट्रैप द हीट, एटमॉस्फेयर में हीट को ट्रैप करने में मदद करेंगी, जो कि मेजर कॉज है क्लाइमेट चेंज का। ठीक है, इवन सॉइल ऑल्सो डिग्रेड, हमें स्टबल बर्निंग से सॉइल डिग्रेडेशन के भी ग्लिम्सेस देखने को मिले हैं। ठीक है, और मेजर हेल्थ इम्पैक्ट, ऑब्वियस सी बात है, एनसीआर वाले रीजन में हमें जो स्मॉग देखने को मिलता है ना, फॉग प्लस स्मोक, तो ये हमारी हेल्थ इश्यूज क्रिएट करता है, रेस्पिरेटरी डिसीजेस, लंग्स में प्रॉब्लम होती है, जो छोटे छोटे पार्टिकुलेट मैटर रहते हैं वो हम इनहेल कर लेते हैं और जा करके हमारे लंग्स में वो स्टिक हो जाते हैं, जिससे हमें रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम जाती है। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स जिन जो स्टबल बर्निंग करने से हमें देखने को मिल रहे हैं। अब CAQM ने कुछ डायरेक्शंस इशू किए हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। एक एक करके डायरेक्शंस को देखते हैं। It's not working. Fine. अगर CAQM के द्वारा डायरेक्शन जो इशू किए गए उनकी बात की जाए तो पहली चीज उन्होंने बोली कि हर एक फार्म की मैपिंग की जाए, सैटेलाइट का इस्तेमाल करके फार्म की मैपिंग करो, मशीनरी का सपोर्ट प्रोवाइड करो कि एटलीस्ट रेंटल बेसिस पर या फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप फार्मर्स को मशीनरी प्रोवाइड करो। उसके बाद स्टेट स्पेसिफिक एक्शन प्लान लो, दैट मीन्स पंजाब में किस समय पर सबसे ज्यादा स्टबल बर्निंग हो रही है, उस समय पर वहां पर सर्विलियंस को स्ट्रॉन्ग किया जाए, सैटेलाइट इमेजेस को और क्लियरिफाई करके देखा जाए किस तरह से आप स्टबल बर्निंग को रोक सकते हो, स्टेट के हिसाब से एक्शंस उठाए जाएं। ठीक है, गवर्नमेंट ने कई सारी स्कीम्स भी इंट्रोड्यूस की है स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए। फॉर एग्जांपल क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट स्कीम, इसमें जो सरकार है वो हैप्पी सीडर, सुपर एसएमएस, मल्चर, रोटोवेटर, ये सारे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करती है फार्मर्स को ताकि वो स्टबल को सेटल कर पाए, मैनेज कर पाए। बायोमास पावर प्लांट्स बनाए जा रहे हैं ताकि रेसिड्यू को परचेस करके हम उससे बायोमास जनरेट कर पाए। ठीक है, पूसा ने बायो डिकम्पोजर भी बनाया है। क्लियर है? ये सारी चीजें गवर्नमेंट के द्वारा ऑलरेडी की गई हैं। अब अगर हम बात करें वे फॉरवर्ड की कि मैम सरकार और क्या कर सकती है स्टबल बर्निंग को कंट्रोल करने के लिए, द फर्स्ट थिंग कि आप इकोनॉमिक इंसेंटिव्स प्रोवाइड करो, बायोमास मार्केट को डेवलप करो, क्रॉप डाइवर्सिफाई करो, जो जो मेन स्टबल निकाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल वीट एंड पैडी, उनकी जगह पर बाकी क्रॉप्स को भी आप इंक्लूड करो अपने फार्म लैंड में। मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, एज वेल एज वी हैव टू इंट्रोड्यूस सम बिहेवियरल चेंजेस। ठीक है, फार्मिंग कम्युनिटी में कुछ बिहेवियरल चेंजेस भी इंट्रोड्यूस करने चाहिए। सो दीज आर द वे फॉरवर्ड। अब मेरे ख्याल से अगर यूपीएससी आपसे मेंस में स्टबल बर्निंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो आई थिंक आप उसको आराम से लिखने में कैपेबल हो। स्टबल बर्निंग क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल बॉडीज, स्कीम्स क्यों होता है, वे फॉरवर्ड, सब कुछ। अगर यहाँ से 150 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है यू कैन अटेम्प्ट फ्रॉम माय स्लाइड्स एंड द थिंग विच आई हैव टोल्ड यू। ठीक है, आगे चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मस्त न्यूज आई है, दैट इज द इंडियाज फेडरलिज्म इज इन नीड ऑफ अ स्ट्रक्चरल रीसेट। एम के स्टालिन
तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने ये एडिटोरियल लिखा है। समझ सकते हो एडिटोरियल की इंपॉर्टेंस। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना रहेगा कि फेडरलिज्म क्या है। ठीक है, देखो, फेडरलिज्म का सीधा सीधा मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर। पावर को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो उसे कहा जाता है फेडरलिज्म। इंडिया के केस में स्टेट और सेंटर दोनों के बीच में पावर को डिवाइड करना। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों को पावर मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन से। दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में हमने स्पेसिफाई कर रखा है कि स्टेट गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एंड यूनियन गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। लेकिन इंडिया का फेडरलिज्म ट्रू फेडरलिज्म नहीं है। पहली चीज आर्टिकल 1 में हमने डिस्क्राइब किया है एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। जो इंडिया है वो स्टेट्स का यूनियन है। यहाँ पर स्टेट्स के पास ऑप्शन नहीं है कि वो समय आने पर अपने आप को इंडियन गवर्नमेंट से अलग कर लें। दैट मीन्स यहाँ पर किसी एग्रीमेंट का यूज करके स्टेट्स आपस में नहीं आए हैं। ठीक है, स्टेट्स विदाउट एनी एग्रीमेंट विद देयर स्पिरिट साथ में आए हैं और सब ने मिलकर के इंडिया एक यूनियन बनाया है। ठीक है, हमारी जो कंट्री है वो बाय स्ट्रक्चर तो फेडरल इन नेचर है। बाय स्ट्रक्चर मतलब कि पावर डिवाइडेड है दोनों पार्ट्स के बीच में। बट अगर आप स्पिरिट की बात करो तो बाय स्पिरिट यूनिटरी बाइज्ड है। दैट मीन्स वो चाह कर भी इंडिया से अलग नहीं हो सकते हैं। फेडरेशंस में एग्रीमेंट के थ्रू स्टेट्स एक बड़ी एंटिटी को बनाते हैं और अगर कहीं पर डिस्प्यूट होता है दे हैव राइट कि दे कैन सीड फ्रॉम देम। वो अपने आप को बड़े पार्ट से अलग भी कर सकते हैं। बट इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, इंडिया को यूनियन इसीलिए बोला गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बिकॉज इट इज इनडिस्ट्रिक्टिबल। हम इंडिया को टुकड़ों में तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, अब कुछ फीचर्स की अगर हम बात करें कि हम फेडरलिज्म तो कह रहे हैं बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो ये दर्शाते हैं कि हम एक फेडरल कंट्री। पहला, डिवीजन ऑफ पावर। 7th शेड्यूल में हमने क्लियरली मेंशन कर रखा है क्या? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट ऐसी लिस्ट है जिसमें यूनियन गवर्नमेंट लॉज बनाती है। स्टेट लिस्ट में स्टेट के द्वारा बनाए जाते हैं। सिमिलरली कॉन्करेंट लिस्ट में जो रेसिड्यूरी पावर है, कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों बना सकते हैं, स्टेट भी बना सकता है और यूनियन भी बना सकता है। बट द लॉज ऑफ यूनियन गवर्नमेंट विल हैव मोर वेटेज इन केस ऑफ क्लैशेस। अगर दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स है तो यूनियन गवर्नमेंट के लॉज ही फॉलो किए जाएंगे। और अगर फेडरलिज्म की फीचर की बात करें तो हमारे भारत में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है और बाइकैमरलिज्म है। दैट मीन्स लोकसभा भी है जो कि लोगों को रिप्रेजेंट करती है और राज्यसभा भी है जो कि स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाई गई है। ठीक है, ये सारे फेडरलिज्म के फीचर्स हैं। लेकिन हम एक जगह क्या कह रहे हैं कि हम यूनिटरी बाइज हैं। अगर सिचुएशन बनती है तो हम एक यूनियन में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके कौन कौन से फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? स्ट्रॉन्ग सेंटर, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप, ऑल इंडिया सर्विसेज, इमरजेंसी प्रोविजंस, गवर्नर अपॉइंटेड बाय सेंटर एंड पार्लियामेंट कैन ऑल्टर स्टेट बाउंड्रीज। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब जो आर्टिकल है वो क्या कह रहा है? आर्टिकल आर्ग्यूमेंट कर रहा है, आर्टिकल हमसे कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स को, चीजों को बेहतर तरीके से सेपरेट आउट किया गया। बट विद द टाइम हमारा जो सेंट्रलाइजेशन है, यूनियन जो नेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स पहला आर्ग्यूमेंट दिया गया है इंक्रीजिंग सेंट्रलाइजेशन। कैसे सेंट्रलाइजेशन बढ़ रहा है? हमने जो लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट,
उसमें हमने यूनियन लिस्ट में और कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट मैटर्स कंटिन्यू बढ़ाए हैं, स्टेट लिस्ट से सब्जेक्ट मैटर्स को कम किया गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स ज्यादा चलाई जा रही है, ठीक है। फिर फाइनेंस कमीशन जो है वो कंडीशंस के बेसिस पर फाइनेंसेस प्रोवाइड करता है, टर्म ऑफ रेफरेंसेस को यूज करके। जो ग्रांट एंड एड रहती है वो भी टर्म्स के बेसिस पर प्रोवाइड की जाती है। ये सारी चीजें क्या शो कर रही है कि इंडिया में सेंट्रलाइजेशन बढ़ रहा है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, स्टेट ऑटोनॉमी कम होती हुई नजर आ रही है। अब मैम स्टेट ऑटोनॉमी कैसे कम हो रही है? पहला, गवर्नर का रोल, गवर्नर शुड एक्ट अनबायस्ड। कहीं कहीं पर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट बन करके काम करने लगता है स्टेट्स में, स्पेशली ऐसे स्टेट्स जहां पर स्टेट गवर्नमेंट अलग पार्टी की है और सेंटर पर अलग पार्टी की सरकार है। उन स्टेजेस में गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट बन करके स्टेट्स की वर्किंग में, स्टेट गवर्नमेंट्स के वर्किंग में एज अ ऑब्स्टेकल काम करता है, ठीक है। तो गवर्नर के रोल में कंट्रोवर्सी आई है। उसके बाद फिस्कल कॉन्स्टेंट्स, पोस्ट जीएसटी, जीएसटी के बाद स्टेट्स ने अपने टैक्सेशन के पावर्स को कम कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें टैक्सेशन में भी प्रॉब्लम हो रही है, रेवेन्यू जनरेट करने में भी प्रॉब्लम हो रही है। कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है कि जब वो फंड्स रिलीज करेंगे तब उनके पास पैसा आएगा, तब वो काम कर पाएंगे, ठीक है। अलग अलग केसेस सामने आए हैं, जैसे कि एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस आया था 1994 में। इस केस में बोला गया कि फेडरलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, दैट मींस यू कांट डिस्टर्ब द फैब्रिक ऑफ फेडरलिज्म। आर्टिकल 356 को मिसयूज मत करो। 356 क्या कहता है? स्टेट्स में इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल लगाने की बात करता है, जिससे कि स्टेट की सरकार जो होती है वो डिसमिस कर दी जाती है और पूरी फंक्शनिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती है। दैट मीन्स एक तरह से आप पूरा यूनियन बन गए, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल आ गया स्टेट पे, ठीक है। तो एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 केस में बोला गया था कि आर्टिकल 356 का मिसयूज मत करो। फेडरलिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन माना गया, ठीक है। सेंटर स्टेट रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए समय समय पर कुछ कमीशंस बने हैं, जैसे कि सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन ने कहा है कि हमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरफ जाना चाहिए, दैट मींस स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट शुड कोऑपरेट विथ वन अनदर इंस्टेड ऑफ कॉम्पीटिंग, ठीक है। इंटर स्टेट काउंसिल को स्ट्रेंथन करने के लिए बोला गया। दूसरा इंपॉर्टेंट कमीशन जो बना था दैट इज पंछी कमीशन। पंछी कमीशन ने भी गवर्नर्स को गाइडलाइन इशू की थी कि आपकी क्या पावर्स हैं, आपका क्या रोल है, और फिस्कल फेडरल रिफॉर्म्स के बारे में सजेशंस दिए गए थे, ठीक है। क्लियर है इतना? तो ओवरऑल अगर हम देखें कि हमें क्या करना चाहिए, हमें आखिर स्ट्रक्चरल रीसेट की जरूरत क्यों है, हमें फेडरल नेचर को रीसेट करने की जरूरत क्यों है? बिकॉज पहला चीज, स्टेट्स आर मोर क्लोजर टूवर्ड्स पीपल। जब बात आती है वेलफेयर की तो डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल विल वर्क बेटर। अगर हमें पावर को कंसंट्रेट करना है, किसी पर कंट्रोल करना है, तब आप सेंट्रलाइजेशन करो। बट जब आपको वेलफेयर करना है तो डिसेंट्रलाइज्ड रहो ना। इसलिए स्टेट्स ज्यादा क्लोज हैं पीपल के, तो पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा होगा, इसलिए हमें पावर को ज्यादा से ज्यादा स्टेट्स को देना चाहिए। पॉलिसी डाइवर्सिटी अलाउज एक्सपेरिमेंटेशन, ओवर सेंट्रलाइजेशन रिड्यूसेस इनोवेशन, fiscal constraints weaken states and true unity comes from the autonomy, ठीक है। इन सारे रीजंस की वजह से हमें वापस से अपने स्ट्रक्चर को रीसेट करने की जरूरत है, ठीक है। अब अगली स्लाइड क्या कह रही है कि इंडियन फेडरलिज्म में आखिर इश्यूज क्या आ रहे हैं? गवर्नर का रोल, फिस्कल स्ट्रेस, स्टेट्स के पास ऑटोनॉमी नहीं है टैक्सेशन कलेक्ट करने के लिए, उनके पास फाइनेंसेस कंडीशनल बेसिस पर आ रहे हैं। सेंट्रल एजेंसीज जैसे कि सीबीआई, सीबीसी, इन इन सारी एजेंसीज का यूज किया जा रहा है स्टेट्स के ऊपर कंट्रोल करने के लिए,
लैंग्वेज डिबेट हो गया, डीलिमिटेशन कंसर्न हो गया, सबसे बड़ा मुद्दा सेंसस हो गया, जो फाइनेंस कमीशन है जिस हिसाब से टैक्स को डिवॉल्व करता है उस पर भी मुद्दा हो गया। ठीक है, इन सारी चीजों, ये सारे इमर्जिंग इश्यूज हैं जो इंडियन फेडरलिज्म को डाइल्यूट कर रहे हैं। अब वे फॉरवर्ड क्या है? आप इंटर स्टेट काउंसिल को स्ट्रेंथन करो, गवर्नर के रोल को रिफॉर्म करो, फिस्कल ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जाए, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम को रेशनलाइज किया जाए, पॉलिसी एक्सपेरिमेंटेशन को इंकरेज किया जाए, जीएसटी कंपनसेशन को ट्रांसपेरेंट किया जाए, और कोई भी मेजर लॉ लाने के पहले स्टेट्स को कंसल्ट किया जाए। अगर ये सारी चीजें फॉलो होने लगी देन वी विल शिफ्ट टुवर्ड्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। जो स्टेट्स को अभी ऐसा लग रहा है कि सेंट्रलाइजेशन बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आएगा और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हमें उभरता हुआ नजर आएगा। समझ में आया? क्लियर है? फेडरलिज्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, व्हाइल द कॉन्स्टिट्यूशन एनविसेजेस a federal structure with a strong center, recent trends indicate increasing centralization. Examine the challenges to cooperative federalism in India and suggest measures for restoring a balanced federal order. Try to attempt this question. अगर आप चाहते हो तो हम इसका एक मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड करेंगे, जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। अगली न्यूज क्या कहती है? इट्स रिगार्डिंग द सिटीज ऑफ डेट। रिसेंटली एक फंड बनाया गया है जिसे बोला गया अर्बन चैलेंज फंड। ठीक है, ये बात की जा रही है कि अर्बन चैलेंज फंड में सिटीज को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कैसे? सपोज करो the center has updated the urban challenge fund and wants cities to raise at least 50% of the project cost via bonds, loans and public private partnerships. Central will contribute only 25%. देखो, अर्बन लोकल बॉडीज हम समझते हैं, ठीक है, इतना तो हम जानते हैं, इसका बेसिस हम पढ़ेंगे, पहले हम न्यूज को समझ ले रहे हैं। अर्बन चैलेंज फंड बनाने की बात की गई है जो कह रहा है कि जो सिटीज हैं मेजर, वो अपने फंड को खुद उठाए मार्केट से। सिटीज बॉन्ड इशू करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंदौर, अहमदाबाद, मुंबई, इन मेट्रो सिटीज ने पहले भी प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए मार्केट से पैसा उठाया है। इसीलिए एक अर्बन चैलेंज फंड बनाने की बात की जा रही है जिसमें सिटीज 50% पैसा जो है वो लोन से, बॉन्ड से उठाएगी। लेकिन ये जो आर्टिकल है ये इस चीज को बोल रहा है दिस इज नॉट करेक्ट, ये सही तरीका नहीं है रेवेन्यू को जनरेट करने का। ठीक है, अब पहले थोड़ा सा बेसिक्स की तरफ चलते हैं, समझते हैं अर्बन लोकल बॉडीज क्या होता है। अर्बन लोकल बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पार्ट 9A ऐड किया जो कि आर्टिकल 243 पी से लेकर के आर्टिकल 243 जेड जी तक डील करता है। इसमें अर्बन लोकल बॉडीज का जिक्र मिला है। ठीक है, इसे हमने 12th स्केड्यूल में लिखा। बेसिकली जो ट्रांजिशनल एरियाज हैं, जो ना तो बिल्कुल गांव है ना तो बिल्कुल मेट्रो सिटी है, वहां पर बनाई गई नगर पंचायत। ठीक है, उससे जो थोड़े बड़े एरियाज हैं वहां पर बनाई गई म्युनिसिपल काउंसिल। ठीक है, मीडियम टाउन्स, और जो मेट्रोपॉलिटन या जो लार्ज सिटीज हैं वहां पर बनाया गया म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, 3 लेवल पर हमने बॉडीज बनाई, नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल एंड म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस। ठीक है, इनका इनको मेजरली 18 फंक्शंस दिए गए। फॉर एग्जांपल अर्बन प्लानिंग हो गया, लैंड यूज को रेगुलेट करना, वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, स्लम इंप्रूवमेंट, ऐसे करके 18 सब्जेक्ट्स दिए गए जिनमें अर्बन लोकल बॉडीज को काम करना है। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर प्रॉब्लम है 3F। कभी भी मेंस में अर्बन लोकल बॉडीज का कोई भी क्वेश्चन है, ट्राई टू मेंशन दिस 3F। पहला क्या? फंक्शंस।
अर्बन लोकल बॉडीज को जो फंक्शंस दिए गए हैं, जो 18 सब्जेक्ट्स एनलिस्ट किए गए हैं, दे आर नॉट कंप्लीटली डिवॉल्व्ड। ठीक है। दूसरा, फाइनेंस। स्टेट गवर्नमेंट्स पर फाइनेंस के लिए बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है अर्बन लोकल बॉडीज। दे आर नॉट हैविंग द सोर्स ऑफ रिवेन्यू। तीसरा एप जो मेजर प्रॉब्लम है, दैट इज फंक्शनरीज। जो बॉडीज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, एक्सपर्टीज, एक बड़ा स्ट्रक्चरल वीकनेस है। लैक ऑफ एक्सपर्टीज, लैक ऑफ फंक्शनरीज कह लो। ठीक है। तो ये 3F का मेजर प्रॉब्लम है अर्बन लोकल बॉडीज में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात करें कि जो आर्टिकल है वो अर्बन चैलेंज फंड को क्यों उसके लिए कंसर्न उठा रहा है। पहला मेजर चीज, देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ डेट। मतलब कि एक तो अर्बन लोकल बॉडीज के पास कोई प्रॉपर सोर्स नहीं है। प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, अलग अलग टैक्सेस हो गए जिनसे वो सिर्फ फंड रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं, बट दे आर नॉट इनफ इन नंबर। सो डेट रिस्क हो सकता है बड़ी बड़ी सिटीज कर्जे में डूब जाए। ठीक है। दूसरा, इन इक्वलिटी। कुछ सिटीज बहुत डेवलप्ड हैं जहां पर आप बॉन्ड्स इशू कर सकते हो, जहां पे आप लोन जनरेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल बॉम्बे, अहमदाबाद, सूरत, भोपाल, इंदौर, ये सारी। लेकिन देयर इज अ इनइक्वलिटी। हर एक स्टेट की सिटी के पास उतना बॉन्ड का मार्केट नहीं है। ठीक है। तीसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी गैप। अकाउंटिंग पुअर होने की वजह से मैनेजमेंट का भी रिस्क बढ़ जाता है। शिफ्ट फ्रॉम सर्विस डिलीवरी टू एसेट मोनेटाइजेशन। मतलब कि जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनका काम है सर्विसेज प्रोवाइड करना, लेकिन आप उनको मोनेटाइजेशन की तरफ ले जा रहे हो कि तुम बॉन्ड्स जनरेट करो, तुम लोन उठाओ। तो ये काम अर्बन लोकल बॉडीज बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगी। पांचवा इंपॉर्टेंट चीज, पब्लिक सपोर्ट। हर जगह पर इक्वल पब्लिक सपोर्ट नहीं मिलता है अर्बन लोकल बॉडीज को। इट्स अ मेजर चैलेंज। समझ में आया? तो आर्टिकल हमसे यही चाह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को ऑटोनॉमी देनी चाहिए। किनको? अर्बन लोकल बॉडीज को, ताकि वो उनको पहले फंक्शन एलोकेट करो। वाकई जो 18 सब्जेक्ट्स हैं उनको डिवॉल्व करो। लैंड और प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज करो ताकि वो रेवेन्यू जनरेट कर पाए, उन्हें फाइनेंशियली ऑटोनॉमी मिल सके। ठीक है। म्युनिसिपल कैडर को स्ट्रॉन्ग करो। एक्सपर्टीज, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स को बढ़ाओ। ठीक है। और अकाउंटिंग एंड ऑडिट कैपेसिटी को इम्प्रूव करो। यही सारी चीजें इस एडिटोरियल में डिस्कस की गई हैं। ठीक है। ये है वे फॉरवर्ड कि हमें अर्बन लोकल बॉडीज में क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। 3F जो हमने बात की, म्युनिसिपल कैडर को स्ट्रेंथन करना, लैंड एंड प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज करना, प्रॉपर्टी टैक्स कंप्लायंस को इम्प्रूव करना, ऑडिट कैपेसिटी एंड अकाउंटिंग को बिल्ड करना, सर्विस डिलीवरी बिफोर फाइनेंशियलाइजेशन को प्रायोरिटाइज करना एंड रिफॉर्म करना फिजिकल रिलेशंस को। ठीक है। क्लियर है इतना? Can we move ahead? इससे related एक question है, the 74th Constitutional Amendment Act aimed to institutionalize urban local governance, yet urban local bodies remain weak in practice. Critically examine. Try to attempt this question. If you want, I can provide you the model answer. चलो आगे चलते हैं। अगली न्यूज क्या कहती है? Women's entry at Sabrimala Temple, 9-judge bench to commence review hearing from April 7. देखो, यहाँ पर हमें इस टॉपिक से सीधा सीधा एक चीज समझनी है, दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियलिटी। किसी भी रिलीजन में ऐसी प्रैक्टिसेस जो उस धर्म को फॉलो करने के लिए जरूरी होती हैं, इन्हें बोला जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियलिटी या फिर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस डॉक्ट्राइन। ठीक है। कोई भी एक्टिविटी, कोई भी प्रैक्टिस किसी रिलीजन के लिए इंटीग्रल है और एसेंशियल है या नहीं, ये डिसाइड किया जाता है जज के द्वारा। अगर
वो जरूरी है प्रैक्टिस, तो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर नहीं तो फिर स्टेट कैन रेगुलेट इवन रिस्ट्रिक्ट दैट एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखोगे तो मुस्लिम कम्युनिटी में नमाज अदा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उनकी एसेंशियल प्रैक्टिस है। बट मस्जिद में ही नमाज अदा करना इट्स नॉट एसेंशियल, आप कहीं पर भी नमाज अदा कर सकते हो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की अगर बात करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें रिलीजियस फ्रीडम प्रोवाइड करता है अंडर आर्टिकल 25 एंड 26। आर्टिकल 25 क्या कहता है? फ्रीडम टू ऑफ कंसाइंस, राइट टू फ्रीली प्रोफेस प्रोपगेट एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन। लेकिन मैं अगर किसी धर्म को प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और किसी और फंडामेंटल राइट को मैं एब्रिज ना करूं। दीज आर सम एक्सेप्शंस। वहीं आर्टिकल 26 मुझे प्रोवाइड करता है राइट टू मैनेज माय रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है। इसी के तहत हुआ क्या, कई बार सुप्रीम कोर्ट के सामने कई केसेस आए, जैसे कि सबरीमाला टेम्पल में गर्ल्स की या विमेन्स की या रिप्रोडक्टिव एज में फीमेल्स की एंट्री। तो वहां पर उसके पहले एक केस आया था, शिरूर मठ केस 1954 में। इसमें इस डॉक्ट्राइन का ओरिजिन हुआ। इसमें ये कहा गया कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स एसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन इज टू बी डिटरमाइंड बाय रिलीजन इटसेल्फ। जो कोर्ट है वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस को, जो कि उस रिलीजन का इंटीग्रल पार्ट है, ये डिसाइड करेगी और उसके बाद उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड किया जाएगा। कोर्ट कैसे डिसाइड करती है? सबसे बड़ा क्वेश्चन, रिलीजियस टेक्स्ट, हिस्टोरिकल प्रैक्टिसेस, टेनेंट्स ऑफ रिलीजन और बड़े बड़े स्कॉलर्स का ओपिनियन लेने के बाद। अगर कोई प्रैक्टिस एसेंशियल है तो उसको कोर्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, अदरवाइज उसकी एक्टिविटी को या प्रैक्टिस को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। कोर्ट के सामने वापस से सबरीमाला वाला केस आया है। कोर्ट ने एक बड़ी बेंच बनाई है कि वेदर कोर्ट, जो एक सॉवरेन बॉडी है, जो एक सेक्युलर बॉडी है, क्या वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस को एसेंशियल डिक्लेयर कर सकती है या नहीं? अभी ये क्वेश्चन है। अभी 9 जजेस बेंच बनी हुई है जो कि ये डिसाइड करेगी। तो इस मुद्दे को पूरा इवॉल्व होने दो, उसके बाद जो भी डिसीजन होगा उस हिसाब से हम इसे कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज इज नीतीश गवर्नमेंट ट्रांसफर 10,000 each to 25 lakh women, total beneficiaries now 1.81 करोड़। यहाँ पर सीधी सीधी बात हो रही है फ्री बीज की। देखो, जिस स्टेट में इलेक्शंस होने वाले होते हैं वहां की सरकार अक्सर फ्री बीज प्रोवाइड करती है इन द नेम ऑफ वेलफेयर, ठीक है। तो हम फ्री बीज को समझते हैं यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी नॉन मेरिट गुड या सर्विसेज जब हाईली सब्सिडाइज रेट में या फिर फ्री में सरकार प्रोवाइड करती है, उन्हें बोला जाता है फ्री बीज। यूजुअली ये बीज क्यों दी जाती है? इलेक्टोरल अपील्स के लिए, कि हम आपको ये चीजें प्रोवाइड करें, आप हमारी पार्टी को वोट करो। फॉर एग्जाम्पल, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, लोन्स, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, साइकिल, ये सारी चीजें सब फ्रीबीज के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी में स्टेट्स की ड्यूटी है कि उन्हें लोगों का वेलफेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल, आर्टिकल 38, 39 एंड 46 ये सब बात करते हैं कि लोगों के वेलफेयर, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस को इंश्योर करना है, वीकर सेक्शन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है। इन्हीं आर्टिकल्स का इस्तेमाल करके पॉलिटिकल पार्टीज अपने मैनिफेस्टो में भी लिखती हैं और इवन इलेक्शंस के टाइम पर फ्री बीज डिस्ट्रीब्यूट भी करती हैं। बट अक्सर फ्रीबीज वर्सेस वेलफेयर, ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है। बार बार केस बनता है कि क्या स्टेट गवर्नमेंट्स ऐसा कर सकती हैं या नहीं। कुछ आर्ग्यूमेंट्स जो इन स्कीम्स को फेवर करते हैं, जैसे कि ये स्कीम्स विमेन एम्पावरमेंट करने में मदद करती हैं, पॉवर्टी को हटाने में मदद करती हैं, ह्यूमन कैपिटल का डेवलपमेंट होता है, सोशल जस्टिस इंश्योर होता है और इकोनॉमिकली मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। अगर आप किसी को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो वापस से इकोनॉमी में जा करके कुछ ना कुछ परचेस करेगा,
जिससे इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो इस तरह की फ्रीबी वाली स्कीम्स को फेवर प्रोवाइड करते हैं। बट वहीं कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी हैं। फॉर एग्जांपल फिस्कल स्ट्रेस, हमारे पास उतना रेवेन्यू है नहीं जितना हम खर्च करते हैं, और डीबीटी के थ्रू आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देखो। अगर आप किसी को डायरेक्टली पैसा दे रहे हो 10,000, तो ये पैसा कहाँ यूटिलाइज होना चाहिए था? ये पैसा लोगों की एजुकेशन में, स्टेट में स्कूल्स, हॉस्पिटल्स बनाने के लिए यूज होना चाहिए, बट आप डायरेक्ट लोगों की जेब में 10,000 भर रहे हो। दैट मीन्स यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखो, लोगों का डिपेंडेंसी वाला नेचर आ जाएगा, दे विल मूव अवे फ्रॉम वर्किंग। टारगेटिंग इश्यूज, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एरर, ये सारे कंसर्न्स हैं जिसकी वजह से फ्रीबीज आर नॉट गुड, दे आर ऑलरेडी अंडर द डिबेट, हमेशा डिबेट में बने रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट हमेशा ये कहती है कि फ्री बी के नाम पर आप स्टेट के फंड को, टैक्सेस को, टैक्स पेयर्स के मनी को वेस्ट मत करो। वाकई में ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करो, लोगों की एजुकेशन में, लोगों को हेल्थ प्रोवाइड करने में, लोगों को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने में। ठीक है, ये सारे चीजें हैं जो अक्सर सुप्रीम कोर्ट कोट करती है। सो थैंक यू सो मच, दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। मिलते हैं हम हमारे अगले सेशन में। अगर आपको ये सेशन पसंद आया, काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।